लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। उस केस में जो मेन डिस्कशन था वो ये था कि मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट कैसे करना है। मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन किया था, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा वो एंगल था जो इमेज आई पर सबटेंड करते थे जब आपने लेंस वगैरह सब लगाया हुआ था। थीटा नॉट क्या था, थीटा नॉट भी एंगल ही था, बट वो ऑब्जेक्ट सबटेंड करती थी किस पर, नेक्ड आई पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिर उसमें दो केस किए थे। द वेरी फर्स्ट केस इज रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई। रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई यानी कि मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। उस केस में क्या किया था कि इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, फोकस के ऊपर रखते थे। ठीक है। दूसरा केस हमने क्या किया था, मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा, तो पहले वाले केस में क्या आया था, मैग्नीफाइंग पावर d बाई यू या आई पीस लेंस या जो सिंपल लेंस है उसका वो दूरी, और यू और इस वाले केस में मिनिमम वाले केस में यू की वैल्यू क्या हो गई थी, एफ। तो क्या लिख देंगे, d बाई एफ। ठीक बात है। फिर अगला जो केस आया वो आया कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, डी के ऊपर अगर आपने रख दिया, अगर आपने डी के ऊपर रख दिया था तो फिर उस केस में हमने जो मैग्नीफिकेशन निकाला वो कितना आया था, 1 प्लस डी अपॉन एफ। 1 प्लस डी अपॉन एफ, यानी कि दोनों में सिर्फ कितने का अंतर था, यूनिटी का डिफरेंस था। ये मैग्नीफाइंग पावर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में पढ़ लिया था। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में भी क्या ऑब्जर्व हुआ कि हमने ये बात पहले पढ़ ली थी कि अगर एक डी वो बताया था 1 मिनट वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप से भी बहुत ऑब्जेक्ट्स ऐसे, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ऐसी रह गई जिनको हम उस लेंस की मदद से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे, उसके बावजूद भी जो फाइनल इमेज उसकी बनी थी उसका एंगल 1 मिनट से कम था। तो उनके लिए फिर हम किसको लेकर के आए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसको लेकर के आए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, इट यूजेस 2 कन्वर्जिंग लेंसेज। इसमें हम क्या करेंगे, 2 कन्वर्जिंग लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे। और वो जो कन्वर्जिंग लेंसेज है बेटा उनको नाम दिया गया, एक को नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव लेंस, एक को नाम दिया गया क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इज बेसिकली क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। जो लेंस ऑब्जेक्ट के क्लोज रहेगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव। इसीलिए ऑब्जेक्टिव बोला। इट इज क्लोज्ड टू द ऑब्जेक्ट। इट इज क्लोज्ड टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के क्या रहेगा, ये क्लोज रहेगा। अगली बात कि इट हैज स्मॉल अपर्चर। लेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस इज प्लेस क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, और उसका अपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल अपर्चर होना चाहिए, और स्मॉल ही फोकल लेंथ होना चाहिए। इसके फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, FO से। ये बेटा ये जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ इस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कई बार, अपर्चर और फोकल लेंथ के ऊपर। ठीक है। दूसरा टाइप का जो लेंस है आपका दैट इज कौन सा, आईपीस। ईमानदारी से बताना कि कल घर जाके आपने दोबारा से पढ़ा था क्या, जो हमने क्या पढ़ाया था कल, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था क्या, हाँ भैया पढ़ा था। कैसे कहानी की तरह पढ़ा था कि बस वही एक ऑप्शन है आपके पास, तो लिख के तो मतलब लिख के पढ़ा था मुस्कान ना। कितने बच्चों ने घर जाके उसको दोबारा से लिख के किया था, बता सकते हो कोई एक भी बच्चा हो तो नहीं, आप तो शुरू में ही मतलब झूठ पकड़ी जा चुकी है आपकी। तो आपको तो कल क्या टॉपिक पढ़ाया था वो बताने के लिए
काव्य की मदद लेनी पड़ी थी। मैंने इससे नहीं बोल गया। तो इसको पास मत बैठा करिए, तेरा दोस्त है ही नहीं, दुश्मन है ही। चलो चलो, एक तो आप हो गए, चलो मान लेता हूँ। और कोई? तो इसका मतलब आपको ईमानदारी से बताऊं, आपको किसी को भी माइक्रोस्कोप समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया तो मैं लिख के देता हूँ आज ही, एक हफ्ते बाद पूछूंगा तो सब साफ मिलेगा, भूल चुके होंगे तब तक। मतलब इतना, मतलब ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम आ गया कि मतलब एक टॉपिक पढ़ाया उसको घर पे जाके आज पढ़ नहीं सकते। पढ़ने का मतलब उसको लिख के देखना है। चलो, आई पीस लेंस, इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द आई के क्लोज रखते हैं, इसीलिए इसको आई पीस लेंस बोलते हैं। इट हैज लार्ज अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार हम क्या करते हैं कि लार्ज अपर्चर है तो लार्ज अपर्चर को हम फोकल लेंथ से रिलेट कर लेते हैं। भैया फोकल लेंथ का और अपर्चर का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अपर्चर का मतलब कि जो आपने लेंस बनाया है उसका साइज कितना। लार्ज अपर्चर रहेगा एंड स्मॉल फोकल लेंथ, एंड स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपका कौन सा लेंस हो गया? आई पीस लेंस। अब देखो कि इसकी वर्किंग कैसी है। इसका रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। अगर आपको रे डायग्राम समझ में आता है तो ही उसकी वर्किंग समझ में आएगी। सब नोट्स कर चुके हो साथ साथ। आप रे डायग्राम बनाना कैसे है, एग्जैक्टली जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाओगे। देखो मैं इतनी बार बना चुका हूँ, फिर भी आप देखोगे मैं 2-3 बार गलतियाँ करूँगा। तो इसका मतलब आपको कितनी बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में लिखना है, मार्क्स आप ही के आने हैं। देखो सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव लेंस। आपसे है ना मैं जरा बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछूंगा। वैसे तो कल भी पूछा था, किससे पूछा था तने उसने, वो मैंने पूछा था ना कि मैं ध्यान नहीं आ रहा, वो लेंस के केस में पूछा था कि वो इमेज, वो ऑब्जेक्ट को वहाँ रखा था, कहाँ पे रखा था मैंने, एफ और ओ के बीच में इमेज दूसरी साइड बना दी थी। तो आपने कहा था हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। अच्छा, इस बार 2 लेंस इस्तेमाल होने हैं, एक लेंस यहाँ कहीं बीच में रखूँगा और फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ आपको दिखेगा। तो जरा लॉजिकली जरा सोच के अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बताना कि अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखूँ, ये मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आप इसी साइड बनाना चाहेंगे कि दूसरी साइड बनाना चाहेंगे? बताओ पहले तो कि भैया जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप किया था उसमें सेम साइड बनी थी कि अलग साइड बनी थी? सेम साइड। कहाँ बनी थी? सेम साइड। इस केस में मैं दूसरा एक और लेंस बनाना चाह रहा हूँ, एक और लेंस में यूज़ करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि यार उससे भी रिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए रियल इमेज बने, उसके लिए तो वो इसकी इमेज दूसरी साइड बनाना चाहूँगा। अगर मैं इसकी इमेज दूसरी साइड बनाना चाहता हूँ, थोड़ी सी मैग्नीफिकेशन भी चाहता हूँ, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखूँ? क्या ओ और एफ के बीच में रखा जा सकता है क्या? ओ और एफ के बीच में तो यार वो कंडीशन तो शुरू में ही खत्म होगी, वरना तो सेम ही साइड बन जाएगी। फिर कहाँ रखूँ? बिटवीन एफ एंड 2एफ। सी नहीं होता है यहाँ पर। लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि दोनों का सेंटर जो ये है, दोनों का क्या कर्वेचर अलग अलग हो सकता है। एक कर्वेचर है भी नहीं, कितने कर्वेचर हैं? 2 कर्वेचर। तो यानी कि सर ऑब्जेक्ट को रखो आप, ये कौन सा लेंस है आपका? ऑब्जेक्टिव तो FO, और यहाँ कहीं क्या है बेटा? 2FO, एंड दिस डिस्टेंस इज नॉन एज। आप पहले समझ लें, आपको नोट करने का भरपूर समय दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके कारण से अब क्या होगा? इमेज बनेगी,
अब देखना जरा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अब आगे का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी मेरे पूरे दिमाग में है। मैंने पहले इसकी एक इमेज बना ली, देख रहे हो ये गलती है, मतलब वो आइडिया क्लियर है बट वो एग्जैक्टली जहाँ बनाना चाह रहे हैं वो मतलब वो यहाँ से ऐसे जा रही हो, यहाँ कहीं देख जा रहा है सर, ये इंपॉर्टेंट है ये। और आप चाहो तो ये मत भी बनाओ, ये छोड़ो, ये इसकी ज़रूरत भी नहीं अपने को। फाइनली यहाँ से ऐसे रेज जा रही होंगी, इमेज से जा रही होंगी, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो भैया अब ज़रा सोचना आप, अब देखो ध्यान से, ये ऑप्टिकल सेंटर O, ये O डैश, एग्जैक्टली में हिसाब से तो ये वाली रे एग्जैक्टली यहाँ इसके पास आनी चाहिए थी, बट वो मान लो ऐसे आई है। वो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, जिसका फोकल लेंथ FO था, उससे U0 दूरी के ऊपर रख दिया। इसके कारण अब जो इमेज बनी बेटा, अगर आप ऑब्जेक्ट को F0 और 2F0 के बीच में रखते हो तो दूसरी साइड इमेज बनती है। और कहाँ बनती है? अगर आप ऑब्जेक्ट को F0 और 2F0 के बीच में रखते हो तो कहाँ बनती है इमेज? बियॉन्ड 2F0। यानी कि सर यहाँ पे 2F0 कहीं आ चुका होगा कहीं 2F0। लेकिन इस बार क्या मैं इसके कारण जो इमेज बना रहा हूँ क्या वो सेम साइड ही बना रहा हूँ क्या? अरे इससे मैं मैग्नीफाइड इमेज चाहता हूँ बेटा, और दूसरी साइड इमेज नहीं चाहता। तो क्या मुझे इस बार ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखनी होगी क्या? तो इस बार O डैश, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट बेटा क्या आ जाएगा आपका? FE, दिस इज UE। और भैया ये जो इमेज बनी, ये इमेज तो किसके लिए है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए थी, VO। और ये फाइनल इमेज बनी है, दिस इज VE। यहाँ तक का देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये मान लो AB था, इसकी हाइट H थी, ये A डैश B डैश, इसकी हाइट कुछ H डैश, और ये A डबल डैश B डबल डैश, और इसकी हाइट H डबल डैश। बताओ यहाँ तक की कहानी क्लियर है? दोबारा से कहानी सुन लो। कहानी क्या है कि सर दो लेंसेज का अब ये बन गया, तो अब कुछ दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि रे डायग्राम बनाना कैसे। सबसे पहले इस वाला ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण से मैं इमेज कहाँ बनाना चाहता हूँ? सेम साइड और द अदर साइड? अदर साइड अगर बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट, ये सब बाद में लिखवा देंगे, रुको पहले समझ लो। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा आपने? F0 और 2F0 के बीच में। जब आप ऑब्जेक्ट को F0 और 2F0 के बीच में रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है? ऑन द अदर साइड भी ऑन 2F0। और कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इमेज बन गई तो बेटा ये UO बन गया, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव की इमेज की दूरी है ये VO बन गया। ये जो ऑब्जेक्ट बनी है, अब इसके लिए ये जो इमेज बनी है, ये इस आईपीस लेंस के लिए किसका काम करेगा? ये इस आईपीस लेंस के लिए किसका काम करेगा बेटा? ये इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये भूल जाओ। सिंगल लेंस अगर आपके पास है, जैसे कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, क्या इस साइड इमेज बनेगी क्या? ना, इस साइड में देखना ही नहीं चाह रहा, इस साइड बन भी नहीं सकते क्योंकि माइक्रोस्कोप इतना है। दिस इज द ट्यूब लेंथ, ये दोनों लेंस के बीच का जो पार्ट है ये ट्यूब लेंथ है। या आपकी आंख यहाँ रहती है इसके पास, तो इमेज बाहर कैसे बन सकती है?
इमेज तो सेम साइड ही बनानी पड़ेगी। सेम साइड बनाने का लॉजिक क्या है, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में रख दो। तो ये लो ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से सेटिंग इस तरह से करी है कि ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में इमेज बन जाए। सो दिस इज यूई, दिस इज द ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस आई पीस, और ये फाइनल इमेज बनी है, ये वी हो गया। इन दोनों के बीच की जो ये लेंथ है दिस इज कॉल्ड द ट्यूब लेंथ। बोलो क्लियर है क्या? ये बेसिक इसका क्या होगी, कहानी हो गई इसकी। समझ में आ गई ये बात? अब दूसरी बात कि वो सर आप वो जो एंगल की कहानी कर रहे थे, अल्टीमेटली खेल तो किसका है, मैग्नीफाइंग पावर का। वो मैग्नीफाइंग पावर का खेल देखो कैसे खेला जाएगा। क्या यह एंगल, जरा मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ सोच समझ के जवाब देना, और ये बुद्धुओं की तरफ बैठे मत रहना। समझ में आ गया ना? जवाब देना सब लोग, मैं एक एक से पूछता हूँ। चलो बेटा, वो जो हम मैग्नीफाइंग पावर में जो एंगल लिखते थे थीटा अपॉन थीटा नॉट, क्या भैया ये वाला एंगल ही वो थीटा नॉट है क्या? वही ये वाला ही एंगल क्या है, थीटा नॉट। सब के सब गलत हो। थीटा नॉट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, इस बात में कोई बुराई नहीं है, बट इट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या ये दूरी d है क्या? क्या उस केस में लेंस लगा होता है क्या? या तो लेंस भी लग रहा है, d भी नहीं है, और थीटा नॉट बता रहे हो यार। यह थीटा नॉट नहीं है। थीटा नॉट को इस डायग्राम से निकाला ही नहीं जा सकता। थीटा नॉट के लिए तो अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो नेक डाई के ऊपर ऑब्जेक्ट का एंगल है। तो ये थीटा नॉट है क्या? ना। थीटा नॉट क्या है उसको बना लेंगे अभी। थीटा नॉट तो ये आता है यार कि ये ऑब्जेक्ट थी, ये दूरी कितनी थी बेटा, d, और ये आई थी, और इस पर ये एंगल आ गया था, ये एंगल थीटा नोट था। ये गड़बड़ नहीं करनी है, ये थीटा नोट है, ये थीटा नोट नहीं है। आप लोग करोगे गड़बड़, वो तो करी दी थी, सबने हाँ भरी थी। थीटा नोट ये है, ये थीटा नोट है, ये हाइट है। क्या यह एंगल थीटा है? यस। इमेज ने भाई वो लेंस पे एक्चुअल में आई मैंने यहाँ बना दी, आई तो यहाँ रहती है ना यार, तो यही एंगल इमेज जो है वो किस पे बना रही है, आई के ऊपर बना रही है, और लेंस पे सब रखे हुए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थीटा में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ये सेटअप समझ में आ गया क्या? क्या क्या सेटअप समझ में आया जरा जल्दी से बता दो। कितने लेंस होंगे? 2 कन्वर्जिंग लेंस। एक का क्या नाम देंगे, ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव के पास रखी रहेगी, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट के पास रखा रहेगा। उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या रहेगा, स्मॉल। फोकल लेंथ इनफैक्ट दोनों के क्या रहेंगे, स्मॉल। क्यों रहेंगे वो अभी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी बात, इसका अपर्चर क्या रहेगा, इसका किसका, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर रहेगा स्मॉल, और आईपीस का अपर्चर रहेगा लार्ज। फोकल लेंथ दोनों का स्मॉल। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को पहले वाले के केस में कहाँ रखा जाएगा, बिटवीन f और 2f। जब आप ऐसा करेंगे तो दूसरी साइड इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। वो जो इमेज बनी मैं चाहता हूँ वो इसके कहाँ बने, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। जब ऐसा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइड में मैग्नीफाइड बनेगी, और फिर ये ऐसा एंगल बना दिया आपने। ठीक है? ये यू, ये वी ओ क्या है, यू ई क्या है, ये सब आपको बड़ी अच्छे से क्लियर है सारी बातें। ठीक बात है। अब आपने ये थीटा नोट तो निकाल लिया, तो बेटा थीटा नोट, अच्छा ये आपको लिखवाना है ना, डायग्राम बना लिया आपने। डायग्राम बनाओ, पहले से डायग्राम बनाओ, फिर इसमें जरा कुछ कुछ चीज़ें लिखवानी है। डायग्राम बनाओ जल्दी से। देखो भाई, अब जरा मैं इधर से सब रब कर रहा हूँ। अच्छा ये तो अपने को आवश्यकता है इसकी, तो भैया मैग्नीफाइंग पावर का डिस्कशन करते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर कैसे आएगी। मैग्नीफाइंग पावर फिर से वैसे डिफाइन किया, थीटा डिवाइडेड बाय थीटा नोट। इसकी डेफिनेशन दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, वही एज इट इज है। थीटा क्या था, वो जो ऑब्जेक्ट, थीटा क्या था, जो इमेज डिस्टेंस, जो इमेज आई पर एंगल सबटेंड करता था, वो थीटा ये रहा, और थीटा नोट ये रहा। थीटा नोट क्योंकि एंगल स्मॉल है, थीटा नोट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 थीटा नोट। तो भैया 10 थीटा नोट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, h डिवाइडेड बाय d। और अगर हम बात करें थीटा की,
थीटा इज अगेन अप्रॉक्सीमेटली थीटा एंड टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट थीटा। देखो बेटा, दो फॉर्मूले हैं टेन थीटा के इस वाले ट्राइंगल में, इसलिए ध्यान रखना कि इस लाइन को इससे पास करवाना जरूरी है, तभी आप इसको एच डैश के फॉर्म में लिख पाओगे। क्या लिखो बेटा इसको, एच डैश अपॉन यू ई, या फिर बड़े वाले ट्राइंगल में देखो तो क्या लिख सकते हो आप, एच डबल डैश अपॉन वी ई। जो ये मैग्नीफाइंग पावर वाला फॉर्मूला है, मैं एक तो इसमें नेगेटिव साइन लगा रहा हूं। क्यों नेगेटिव साइन लगा रहा हूं? बिकॉज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। फाइनल इमेज कैसी बनी है? इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन लगा दिया। थीटा की जगह क्या लिखा जाए? टेन थीटा। टेन थीटा की जगह ये लिख रहा हूं एच डैश डिवाइडेड बाय यू ई। देखो आपको इसी फॉर्मूले में एक और पिछली क्लास का नॉलेज आपकी चेक होगी। अपॉन टेन थीटा नोट। टेन थीटा नोट क्या चीज़ है? एच डिवाइडेड बाई डी। तो मैं कह रहा हूं कि मैग्नीफाइंग पावर को ऐसे लिख लो सर, माइनस ऑफ एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन यू ई। ये एच डैश अपॉन एच क्या चीज है मिस्टर काव्य? किसकी मैग्निफिकेशन? ये किसकी ये एच डैश क्या चीज है? कौन सी इमेज की? इमेज भी तो अपने पास दो दो है, पहली वाले की। अच्छा पहले। और एच क्या चीज है? ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ये मैग्निफिकेशन किसका हुआ? एच डैश इज द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। तो ये क्या हुआ? दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ किसका? ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने इधर से नोट कर लिया ये सारा? तो देखो इस फॉर्मूले को, इस वाली चीज को एक और हल्का सा फॉर्मेट बदल सकता हूं मैं इसका। वो क्या लिख सकते हैं अपन? देखो जरा कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, देखो बेटा ये तो फॉर्मूला हो ही गया बिल्कुल कि एमओ क्या चीज है? एमओ इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंस में पढ़ा था लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ए लेंस का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी बाई यू। क्या होगा? वी। तो वो लिख देता हूं, माइनस का तो था ही, वी ओ अपॉन यू ओ। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डी अपॉन यू ई। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हों, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हों। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। हाँ जी कल टेस्ट है, बिल्कुल पता ही होगा सबको, टेस्ट है कल। जो ये पूछ रहे हैं कि किस चीज़ का, तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं, कल वैसे ही आना है, कल आज तैयारी हो नहीं सकती। तो भैया अब आगे देखो, इसमें पहला केस रिलैक्स्ड स्टेट। रिलैक्स्ड स्टेट, भैया रिलैक्स्ड स्टेट में इमेज कहाँ बनती है? रिलैक्स्ड स्टेट में इमेज कहाँ बनती है? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट फाइनल इमेज। फाइनल इमेज। अब जरा सोचो कि आप क्या चाहते हो। ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना। अगर मैं चाहता हूं कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आई पीस। अरे फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आई पीस। वो इंफिनिटी पे इमेज बने, इसके लिए इस ऑब्जेक्ट का कहाँ होना जरूरी है? इसके फोकस पर।
इसके फोकस का। इसका मतलब भैया यू ई बराबर तो क्या हो गया एफ ई। क्या ये बात सही है क्या? अरे ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाली इससे कितनी दूरी पर, फोकस पर, यू ई बराबर एफ ई। समझ में आई ये बात? यू ई बराबर क्या हो गया आपका एफ ई हो गया। बस तो यहाँ पुट करो मैग्नीफाइंग पावर बराबर माइनस ऑफ वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई। इसमें ट्यूब लेंथ और बेटा ट्यूब लेंथ देखो जरा यहां से, ये किसके बराबर होता है वी ओ प्लस यू ई। अरे किसके बराबर होगा वी ओ प्लस यू ई, और यू ई तो किसके बराबर है एफ ई के बराबर। ये किसके बराबर है एफ। भैया बेसिकली ट्यूब लेंथ की डेफिनेशन क्या है? द लेंथ बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस लेंस। वो जो लेंथ है उसी लेंथ को क्या कहा जाता है ट्यूब लेंथ। उतने ही पार्ट में क्या रहता है आपका माइक्रोस्कोप की टोटल लेंथ रहती है। जल्दी से नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट कर दो इसको। यही मैग्नीफाइंग पावर आपकी मिनिमम भी कहलाती है ना बेटा। ये नोट कर लिया यहां तक। एक इसमें ये आ जाता है कि मैग्नीफाइंग पावर को इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ लिखो, या ये काम फिर लास्ट में करेंगे, एक बार रुक जाओ। ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आ गया आपका माइनस वी ओ बाई यू डी अपॉन एफ ई। ये क्या चीज़ है? ये मैग्निफिकेशन ऑफ, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें मैक्सिमम वाला और केस कर लो, एक मैक्सिमम वाला केस। मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम, या भैया जब इमेज कहां पर बने आपकी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपने वैसे भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था बेटा? इन जनरल क्या था फॉर्मूला आपका माइनस ऑफ एम नॉट डी अपॉन यू ई। बेसिकली मुझे डी अपॉन यू ई की वैल्यू चाहिए। लेंस फार्मूला क्या है 1 अपॉन वी। आप इमेज कहाँ बनाना चाहते हो माइनस डी पर। माइनस यू क्या है माइनस ऑफ यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। 1 अपॉन यू ई माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। इस इक्वेशन को थ्रू आउट डी से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे डी बाई यू ई चाहिए इस कन्फिग्रेशन के लिए। तो माइनस ऑफ डी को डी से डिवाइड किया तो ये बच गया d अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एफ ई। ये d अपॉन यू ई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दे एंड यू विल गेट द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर एंड इट इज इक्वल टू माइनस एम नॉट 1 प्लस 1 अपॉन एफ ई, क्योंकि d अपॉन यू ई की ये वैल्यू है। हाँ जी सर बोलिए बोलिए। मैं भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही कहना चाह रहे थे। मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम इज माइनस एम नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और चाहो तो यार इसको ऐसे लिख लो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर का जो डिफरेंस था बेटा वो कितना था 1 था। क्या यहाँ पे भी वो डिफरेंस 1 ही है क्या? अरे वो डिफरेंस कितना है 1 नहीं है, एम नोट बाहर मल्टीप्लाई में है। पिछले वाले केस में क्या आया था? पिछले वाले केस में आपने जो कौन से केस में मिनिमम के केस में वो क्या आया था डी अपॉन एफ वी।
और एम नोट से तो मल्टीप्लाई था ही, तो इस बार कितना एक्स्ट्रा आ गया, एम नोट और एक्स्ट्रा आ गया, एक एक्स्ट्रा नहीं आया, एम नोट से मल्टीप्लाई भी तो कर रखा है यार। तो एक यूनिटी का फैक्टर यूनिटी का डिफरेंस नहीं है, यूनिटी से ज्यादा का है और एम नोट का है, वो एम ओ का है। क्या आपको मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर समझ में आ गया? अरे आपको क्या समझ में आ गया? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर समझ में आ गया क्या? चलो ये नोट कर लिया यहां तक सारा। तो देखो अब मैं दोनों रिजल्ट, देखो एक फॉर्म तो ये आ जाती है, एक फॉर्म ये रहती है कि यही दोनों रिजल्ट्स आपको किसकी फॉर्मेट में बताने हैं, ट्यूब लेंथ की फॉर्म में। तो देखो जरा ट्यूब लेंथ की फॉर्म में कैसे करेंगे। उसके लिए तो पहली बात तो है कि मुझे रिजल्ट याद रहना चाहिए भैया। मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, इसका जो बेसिक फार्मूला अपने पास आया था वो क्या आया था, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई आ गया था। एक्चुअल में ये जो इमेज बनती है ना बेटा, ये वाली जो इमेज बनती है, दिस इमेज इज वेरी क्लोज टू आई पीस लेंस। इमेज A dash B dash is very close to eyepiece। eyepiece के बहुत क्लोज है। अगर eyepiece के बहुत क्लोज है तो यार मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V नॉट ही अप्रोक्सीमेटली L के बराबर है। अरे ये लेंथ क्या है L, और ये मान लो लगभग इसी के पास बनी है, तो ये किसके बराबर होगी, L के बराबर होगी। L के बराबर होगी तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, वी नॉट को किससे रिप्लेस कर दो, एल से, एल अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। दिस इज मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। सिमिलरली भैया मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एल अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, शायद यही आया था। अरे आपको वी नोट की जगह क्या लिखना है, एल की वैल्यू लिखनी है। बताओ ये बात ठीक है क्या? और भैया इस बार सुनो, ये जो यू ओ की जो वैल्यू है, ये जो देखो, अच्छा पिछले केस में भी ये चीज मिस हो गई कि जो ऑब्जेक्ट जो है इट इज वेरी क्लोज टू दिस फोकस। अरे ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये जो U है ये किसके क्लोज है, फोकस के क्लोज है। तो UO को किसके बराबर लिख दो, FO के बराबर लिख दो। एंड UO इज FO ये लिख के आना था। हाँ यहाँ पे भी U किसके बराबर हो जाएगा, FO के। बाकी सब ठीक है बिल्कुल। अगर नेट में, अच्छा सुनो बेटा, अगर आपको कहा जाए कि इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन MO है, इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन ME है, तो इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पता क्या आएगा, MO इंटू ME। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में भी अगर आप बात करें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में भी अगर आपको नेट मैग्निफिकेशन निकालना है तो इंडिविजुअल लेंसेज के मैग्निफिकेशन को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ये दोनों केस आपको समझ में आ गए? ट्यूब लेंथ वाला देखो बेटा, ट्यूब लेंथ के केस में क्या अप्रोक्सीमेशन रहेगा कि ये जो इमेज बनी बेटा इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा, इट इज वेरी क्लोज टू आई पीस। तो ये वैल्यू L थी, तो ये VO किसके बराबर होगी, L के बराबर। और ये ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू फोकस, तो ये वैल्यू यानी कि UO है वो किसके बराबर हो जाएगा, FO के। तो दोनों फार्मूले में बस आपको VO की जगह तो क्या लिखना है, L, और UO की जगह क्या लिखना है, FO लिखना है। नेगेटिव साइन हर जगह आया। नेगेटिव साइन शोज दैट द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। आपको उल्टी इमेज दिखाई देगी। कैसी इमेज दिखाई देगी, ऑपोजिट, मतलब इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो आपको क्या क्या करना था। आपको बेटा एक तो क्या क्या निकालना था, मैग्नीफाइंग पावर का जर्नल एक्सप्रेशन, फिर आपको मिनिमम का, फिर आपको मैक्सिमम का। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का ट्यूब लेंथ की टर्म में। ये सारे चारों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का।
ये जो हमने किया है, आप पहले तो रे डायग्राम ये जो बनाया है, इस रे डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद ये वाला पार्ट आसान है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल ज्योमेट्री से सारे रिजल्ट आएंगे। हाँ हाँ, वो अभी हम करेंगे कि अगर मुझे इसकी इमेज कैसे देखनी हो, इसको अगर क्या करना हो, इसको अगर मुझे सीधा करना हो तो मैं एक और लेंस लगा लेता हूँ यहाँ पे, वो कर सकते हैं मुल्क पार्ट। ठीक है, इतना कर लें। कल की क्लास में फिर टेलीस्कोप, एक छोटा सा वो बचा हुआ है, दैट इज़ टेलीस्कोप वाला पार्ट है, वो फिर कल की क्लास में करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी साथ ही करेंगे इस पर। ठीक है, थैंक यू।